हेलो गाइस, वेलकम टू डेली पीसीएस। तो चलिए हम जल्दी से 20 मिनट के अंदर देख लेते हैं 21 जुलाई की इम्पॉर्टेंट खबरें, करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है कि महाराष्ट्र लेजिस्लेचर टू इम्प्लीमेंट नेवा। अभी नेवा क्या है? तो नेवा होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, तो और नेवा जो है इसको इसकी कौन सी मिनिस्ट्री जो है उसका प्रोजेक्ट है ये? तो ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। ठीक है, अब नेवा है क्या? तो नेवा एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू ये जो पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स हैं, जो लेजिस्लेचर के जो कार्य जितने भी काम हैं, जो प्रोसेस जो वर्क होते हैं वहाँ पे, उनको ये डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो वहाँ पे पेपर का यूज़ हटा के डिजिटल जो एक लैपटॉप टाइप टैबलेट टाइप से रहेगा और उससे काम होगा। ठीक है, तो एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपना ये था कि कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान पोर्टल। महाराष्ट्र लेजिस्लेचर ने एक एमयू साइन किया है। ठीक है, ये हो गई हमारी इम्पोर्टेंट खबरें। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि नेवा को जो है ओवरऑल 673.9 करोड़ 673.9 करोड़ जो है इसको नेवा को आउटले मिला हुआ है। ठीक है, और इसका विज़न किसके अंडर आता है? वन नेशन वन एप्लीकेशन के अंडर ये आता है। ठीक है, और कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, किस प्रोग्राम के अंदर ये आता है? तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर ये आता है। ठीक है, ओवरऑल 37 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरेटरीज़ हैं जहाँ पे नेवा को अप्लाई करना है। ठीक है, उनमें से 33 लेजिस्लेचर्स जो हैं उन्होंने एमयू साइन कर लिए हैं और 21 ऐसे स्टेट्स हैं जो फुली डिजिटल हाउस बन गए हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि पहला स्टेट कौन था? तो ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2014-15 में। तो हिमाचल जो है वो पहला स्टेट था जहाँ पे नेवा एप्लीकेशन का यूज़ हुआ। यूपी का क्या स्टेटस है? तो यूपी का स्टेटस है कि यूपी जो है फुली डिजिटल हो चुका है, यूपी के दोनों लेजिस्लेचर। ठीक है, और बिहार का क्या स्टेटस है? तो बिहार का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे नेवा अप्लाइड है, यूज़ हो रहा है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे इन प्रोग्रेस है, मतलब जल्दी ही वहाँ पे भी आप जो है नेवा एप्लीकेशन का यूज़ देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं असम कैबिनेट अप्रूव्स अमूल डेयरी प्रोजेक्ट इन विश्वनाथ। ओके, तो असम की जो स्टेट कैबिनेट है उसने अप्रूव किया, लीज पे दिया है 33 बीघा ऑफ लैंड। किसको दिया है? तो कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड है, इसी का नाम है अमूल। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे? तो ये एक बटर मिल्क कूलर एंड चिलिंग सेंटर बनाएंगे। ठीक है, कहाँ पे? विश्वनाथ में। ये हमारी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो असम का जो है ये असम का सेकंड मेजर डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले कहाँ था? तो वो रानी गुवाहाटी में एक प्लांट था। ठीक है, दूसरा कहाँ पे बनेगा? विश्वनाथ में। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अच्छा, ये जो 3 पॉइंट है ये मेंस 4 पॉइंट मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। हमारा फोकस रहेगा प्री ओरिएंटेड। ठीक है, और अमूल के बारे में जान लेते हैं कि अमूल कब बना। तो 14 दिसंबर 1946 को बनाया किसने? तो त्रिभुवन दास पटेल, अंडर गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और जैसे हम सुनते हैं कि वाइट रिवॉल्यूशन के जिनको फादर बोला जाता है, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन को। ठीक है, तो वर्गीज़ कुरियन ने अमूल ज्वाइन किया था 1949 में, और अमूल इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1946 में। ठीक है, तो अगली न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड फेमस लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा बिगेन्स इन पुरी। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट चैरियट फेस्टिवल है ये। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है कि इसमें जो गॉड होते हैं वो लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र एंड देवी सुभद्रा। तो ये लोग कौन हैं? तो लॉर्ड जगन्नाथ इज़ कृष्ण जी, लॉर्ड बालभद्र इज़ बलराम जी, कृष्ण जी के बड़े भाई हैं बलराम जी। ठीक है,
और उनकी छोटी सिस्टर सुभद्रा। तो ये तीनों जो हैं डीटीज़ हैं वहाँ पे फीचर होते हैं, ठीक है। और जो चैरियट है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है रथ, तो श्री जगन्नाथ टेम्पल से ये जाता है गुंडीचा टेम्पल, ठीक है। और ये जो गुंडीचा टेम्पल है ये इनके कृष्ण जी के, जगन्नाथ जी के मौसी का घर माना जाता है, ठीक है। कृष्ण जी की मौसी का घर वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई यात्रा की, 3 किलोमीटर, ठीक है। और वहाँ पे ये 9 डेज़ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो प्रोसेसन है उनका लौट के आता है, और जो लौट के आता है तो उसको बोलते हैं बहुधा यात्रा, ठीक है। आपको जगन्नाथ टेम्पल की यात्रा याद रहेगी, आप बहुधा में भूल सकते हो, तो क्या नाम है, बहुधा यात्रा। बहुधा यात्रा क्या है कि जब वो मौसी के घर से वापस आ रहे होते हैं उस यात्रा को बहुधा यात्रा बोलते हैं, ठीक है। जगन्नाथ, अपना अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जगन्नाथ टेम्पल को वाइट पगोडा भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ब्लैक पगोडा किसको बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक पगोडा कौन से टेम्पल को बोलते हैं। वाइट पगोडा किसको बोलते हैं, जगन्नाथ जी के टेम्पल को, ठीक है। और जो ये जगन्नाथ जी का टेम्पल है, पुरी टेम्पल, इसका जो आर्किटेक्चर है ये कलिंगा आर्किटेक्चर है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, तो एक विमान है, एक जगमोहन है, नता मंदिर है और भोग मंडप है, ठीक है। उसके अलावा हम इसकी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये 12th सेंचुरी में कंप्लीट हुआ। सबसे पहले बिगिन हुआ 1142 CE में। स्टार्ट किसने कराया, तो अनंत बर्मन चोडागंगा, ठीक है, ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये राजा का नाम दे दिया, कौन सी डायनेस्टी के थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन का काम जो था वो 1174 CE में कंप्लीट कराया। और किसने कराया, तो अनंग भीम देव, ठीक है, अनंग भीम देव, ठीक है, ये किंग थे। तो ये टोटल कम्प्लीटली कब तैयार हुआ, 12th सेंचुरी में, ओके। फिर हम देखते हैं कि अगला है कि उत्तराखंड ओपन्स फर्स्ट डेडिकेटेड जीआई प्रोडक्ट गैलरी। तो उत्तराखंड ने ओपन की पहली जीआई प्रोडक्ट गैलरी। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया इम्पोर्टेंट कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी हल्द्वानी में ये गैलरी जो है जीआई प्रोडक्ट की जो गैलरी है वहाँ बनाई जाएगी। कहाँ पे, फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में, हल्द्वानी में। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रख लीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। उत्तराखंड के पास मोर देन 30 जीआई टैग्स हैं, ठीक है। और ये सारे जो हैं ये यहाँ पे उत्तराखंड के जीआई टैग्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार, चलो मैं पढ़ देता हूँ। मुंशियारी वाइट राजमा, कुमाऊँ कचियूरा ऑयल, अल्मोड़ा लकोरी चिली, बेरीनाग टी एंड रामनगर लीची, ये डिस्प्ले आइटम होंगे, जिसमें तेज पत्ता भी है। फिर ट्रेडिशनल क्राफ्ट में दिखाया जाएगा कुमाऊनी एपन आर्ट, चमोली रम्मन मास्क, तमता कॉपरवेयर, रिंगल बम्बू क्राफ्ट। फिर स्पेशल प्रोडक्ट्स में है नैनीताल कैंडल्स एंड बुरांस स्क्वाश, ठीक है। तो स्टेट ने ऐसा इसके पास एक और रिकॉर्ड भी है कि 2023 में दिसंबर में इसको रिकॉर्ड एक ही दिन में 18 जीआई टैग्स मिले थे, 18 जीआई टैग्स, ठीक है। अब जीआई टैग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जीआई टैग को का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। तो एक इंडस्ट्री का नाम आपने सुना होगा, एक बॉडी का नाम कि DPIIT, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री हमेशा याद रखिए, ठीक है। फिर जो भी एक जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो उसकी वैलिडिटी होती है 10 साल, ठीक है, कि 10 साल तक जीआई टैग उसको रहेगा, फिर उसको आपको रिन्यू कराना रहेगा, ठीक है। जीआई टैग का एक्ट कौन सा है, तो जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। ये इसका एक्ट है जीआई टैग के लिए, ठीक है। अगला है हमारा न्यूज़ है कि पंजाब गेट्स फर्स्ट अमृतसरी कुलचा छोले ट्रेनिंग सेंटर। तो पंजाब में जो कुलचे छोले
अमृतसर के कुलचे छोले बड़े फेमस हैं। आप दिल्ली के गलियों में जाइए, दिल्ली की सड़कों पे, गुड़गांव, हरियाणा या फिर इधर नोएडा की तरफ जाइए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं और उन पे अमृतसरी कुलचे बिक रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ अमृतसर में खालसा इंस्टीट्यूट के शेफ्स ने, ठीक है, वहाँ पे एक अमृतसरी कुलचा मेकिंग का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। ठीक है, और इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? अमन खालसा ने। ठीक है, अमन खालसा ऑफ खालसा कुलचा छोला पार्लर। ठीक है, ये 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें सर्टिफिकेशन मिलेगा कंप्लीशन के बाद, और 60 स्टूडेंट। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो न्यूज़ है ये पंजाब के जो स्टूडेंट हैं, पंजाब पीसीएस के लिए और पंजाब की जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट के, उसके उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अमन खालसा का नाम और खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ शेफ्स इन अमृतसर। उसके अलावा दे आर ट्राइंग टू गेट जीआई टैग फॉर अमृतसरी कुलचा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड अगेंस्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो सीएम है विष्णुदेव साई। ठीक है, मोशन मूव किसने किया? तो कांग्रेस ने मूव किया। ठीक है, अब बात आई कि मोशन वाज इंट्रोड्यूस्ड किसने किया? तो किसने इंट्रोड्यूस किया मोशन को? लीडर ऑफ अपोजिशन ने। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? तो चरणदास महंत, ये वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर में। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपोजिशन जो है उसने गवर्नमेंट को जो है अपोज किया है, एक्यूज़ किया है कि इन्होंने कोल माइनिंग और ट्री फेलिंग अलाउ की। कहाँ पे? हसदेव अरण्य फॉरेस्ट में। ठीक है, ये जो हसदेव अरण्य फॉरेस्ट है, यहाँ पे एक हसदेव नाम से रिवर भी है। ये हमारा एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके अलावा वहाँ के डिप्टी सीएम हैं विजय शर्मा, तो उन्होंने सारे एलिगेशंस को फेक बताया। उन्होंने कहा कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सीएम कौन है? विष्णुदेव साई। लीडर ऑफ अपोजिशन चरणदास महंत। ठीक है, हसदेव फॉरेस्ट और हसदेव रिवर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और वहाँ के डिप्टी सीएम है सीएम विजय शर्मा। फिर हमारा अगला, कर्नाटका लॉन्चेस ऑपरेशन राइस एंड बेडाब्रो कैंपेन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि कर्नाटका में किसने लॉन्च किया? तो मैसूर सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस। मैसूर सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने क्या लॉन्च किया? तो ऑपरेशन राइस लॉन्च किया और बेडाब्रो। ठीक है, ये है किसके रिगार्डिंग? तो ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये ड्रग फ्री कर्नाटका के लिए है। और इसकी इन्होंने डेट क्या रखी है? तो 2028 तक इन्होंने कर्नाटका को ड्रग फ्री बनाने के लिए सोचा है। अगला पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो राइस जो है, ऑपरेशन राइस है, तो इसमें राइस जो है वो क्या है? तो राइस की फुल फॉर्म है रिफ्यूज़, इन्फॉर्म, सपोर्ट एंड एम्पावर। ठीक है, रिफ्यूज़, इन्फॉर्म, सपोर्ट एंड एम्पावर। और इसमें कम्युनिटी अवेयरनेस जो है उस पर फोकस किया गया है अगेंस्ट नारकोटिक्स। ठीक है, अब जो बेड़ा ब्रो है ये क्या करती है? तो ये जो है जेनजी यूथ्स जो हैं, ठीक है, तो उनको टारगेट करती है और एजुकेट करती है उनको। क्या कहते हैं किसके बारे में? उनको जेनजीज को एजुकेट करना है अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रग्स, और जो पीयर प्रेशर है उसको रजिस्ट करना जो है वो सिखाना है। ठीक है, वहाँ पे अच्छा इस इनिशिएटिव्स के थ्रू होगा क्या? तो जो हर कॉलेज जो है, जो कॉलेजेस हैं, उनमें एंटी ड्रग कमेटी बनाई जाएगी और जिसमें लोकल पुलिस का भी हाथ होगा ताकि वो अवेयरनेस फैला सकें और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। ठीक है, अब 2 और प्रोग्राम ऐसे सुनने को मिलेंगे। एक है सन्मित्रा प्रोग्राम और एक है विमुक्ति प्रोग्राम कैंपेन। तो सन्मित्रा प्रोग्राम जो है ये रिहेबिलिटेशन एंड कम्युनिटी सपोर्ट है। मतलब रिहेबिलिटेशन किसका करेंगे? तो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनका। तो अभी तक इसके अंडर 133 ड्रग एडिक्ट्स का रिहेबिलिटेशन करा जा चुका है। ठीक है, और जो विमुक्ति प्रोग्राम है ये पब्लिक रिपोर्टिंग प्रोग्राम है। पब्लिक रिपोर्टिंग का मतलब कि अगर आप कोई ड्रग एक्टिविटी देखते हो तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा या QR कोड आपको दिया जाएगा, उसको स्कैन करके आप रिपोर्ट कर दो कि इस जगह पे ऐसे ऐसे लोग बैठ के गांजा पी रहे हैं। ठीक है, और बिटवीन 2023 से 26 तक कर्नाटका ने रजिस्टर किए हैं 22,892 NDPS केसेस। ठीक है, जिसमें कि 31,000
271 एक्यूज जो हैं अक्यूज़ हुए हैं, और गांजा जो है वो 794.5 करोड़ वर्थ का गांजा जो है वहाँ पे मिला है। ठीक है, अब बात आती है कि ये एनडीपीएस क्या है। तो जो एनडीपीएस है वो है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, इनके लिए एक एक्ट बना तो उसको बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट, जो कि आया था 1985 में। इसकी डेट जो है इम्पॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए कि कब बना था ये एनडीपीएस एक्ट, तो 1985 में। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड। अच्छा, ये जो 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड जो हैं कौन सी ईयर के लिए दिए जा रहे हैं, तो ईयर है 2024। तो अभी जो आपको इसमें नाम मिलेंगे वो सारे नाम जो मूवीज़ के होंगे वो पुराने होंगे, 1-2 साल पुरानी मूवी आप देखेंगे तो। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इसने ये अवार्ड अनाउंस किए। किसने अनाउंस किए? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, और ये अनाउंस किए हैं 18 जुलाई को। ठीक है, ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम देख लेते हैं किसको किसको अवार्ड मिले। तो बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370 हिंदी में। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम, कौन सी मूवी थी? आर्टिकल 370 के लिए। बेस्ट एक्टर ममूथी, कौन सी मूवी थी? ब्रह्म युगम। ठीक है, और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन, मतलब ये इन दोनों लोगों को शेयर्ड अवार्ड मिला है, इनको ब्रह्मयुगम के लिए, इनको चंदू चैंपियन के लिए। ठीक है, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर रणदीप हुड्डा, मूवी कौन सी थी? स्वतंत्र वीर सावरकर। बेस्ट पॉपुलर फिल्म तो कल्कि 2898 एडी, इसको बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्शन राजकुमार पेरियासामी आमरन के लिए। ये एक अच्छी मूवी है, ये रियल स्टोरी है मेजर मुकुंद वरदराजन की, तो उनके ऊपर बनी है ये। तो इनको मिला है बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड, किसको? राजकुमार पेरियासामी फॉर आमरन। फिर बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़ सॉरी, ये मिला है कैप्टन मिलर को। कैप्टन मिलर धनुष की मूवी है। ठीक है, और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म ये मिला है भानगर। ठीक है, अब ज्यूरी कौन थे? तो जयराज फीचर फिल्म्स के ज्यूरी थे, असीम सिन्हा नॉन फीचर फिल्म के, और ए चंद्रशेखर राइटिंग ऑन सिनेमा। फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म में ये डिफरेंस होता है कि जो फीचर फिल्म्स होती हैं वो एक फिक्शनल वर्क होता है, लंबी उनके टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, उसमें एक्टर्स और जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और किसी सेट पे तैयार की जाती है। और जो नॉन फीचर फिल्म होती हैं, नॉन फीचर फिल्म ये क्या होती है? इनका ड्यूरेशन कम होता है, किसी रियल इवेंट पे बेस्ड होती हैं, इनका जो सेट है वो नेचुरल जगह होती हैं, किसी जंगल में हो रही है या फिर किसी खंडहर में हो रही है, और जो लोग इसमें एक्ट कर रहे होते हैं वो कई बार वही लोग होते हैं जिनकी वो कहानी होती है। तो ये डिफरेंस है फीचर और नॉन फीचर फिल्म में। ठीक है, कौन सी थी नॉन फीचर फिल्म? बेस्ट भानगर। फिर अगला, गुजरात टॉप्स नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026। तो सबसे पहली बात है कि ये सबसे पहला इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है। ठीक है, जिसमें गुजरात को कितना मिला? 56.6 स्कोर मिला आउट ऑफ 100। तो जो लार्ज स्टेट्स हैं उसमें गुजरात को टॉप रैंक है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि दिस इज़ अ टूल टू ड्राइव कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये एक टूल है किस लिए? कि कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए, अलाइंड विद विकसित भारत 2047। जो लार्ज स्टेट्स हैं उनमें रैंकिंग क्या है? तो पहली रैंक गुजरात की है, दूसरी महाराष्ट्र की और तीसरी तमिलनाडु की। तो नीचे से कौन आ रहा है? तो नीचे से आ रहा है बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है इसमें ना 84 इंडिकेटर्स हैं, और 84 इंडिकेटर्स जो कि 8 पिलर्स के अक्रॉस फैले हुए हैं। जैसे 8 पिलर्स हैं, उसमें हर पिलर में अलग अलग इंडिकेटर हैं, तो टोटल 84 इंडिकेटर हैं और 8 पिलर्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर को है।
इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किसी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, सड़कें कितनी अच्छी हैं, वहाँ पे बिजली का प्रोग्राम कैसा है कि बिजली कितने टाइम अवेलेबल रहती है, और उसके अलावा वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आएंगी। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में है कि वहाँ का जो फिजिकल प्रेजेंस है कि रोड्स कैसी हैं, बिल्डिंग्स कैसी हैं, इस पे डिपेंड करता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो उसका वेटेज कितना है, 25%। ठीक है। अगला है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कर्ड प्लांट फाउंडेशन लेड इन कोलकाता। ठीक है। तो जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कर्ड प्लांट फाउंडेशन जो है वो कोलकाता में बनाई गई। ठीक है। किसने किया, तो अमित शाह ने इसको फाउंडेशन रखा। ठीक है। और अंडर अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संकरेल फूड पार्क हावड़ा वेस्ट बंगाल में इसको बनाया गया। 700 करोड़ का जो है इसमें एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसके 1.25 लैक्स छोटे डेयरी फार्मर्स और कैटल रेयरर्स को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब आप कमेंट करके बताओ कि अमूल कब बना और किसने बनाया। फिर अपना लास्ट न्यूज़ हमारी ये है कि स्पेन ने जो है फीफा वर्ल्ड कप जीता। ठीक है। किसको हराया, अर्जेंटीना को हराया। लास्ट टाइम का विनर कौन था, अर्जेंटीना था। स्पेन की तरफ से गोल कितने से हराया, तो 1-0 से हराया। स्पेन की तरफ से गोल किसने किया, तो फेरन टोरेस ने। ठीक है। ये जो फीफा वर्ल्ड कप था ये हो कहाँ रहा था, तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों देशों में मिल के हो रहा था, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा था इन जगह पे। ठीक है। अर्जेंटीना के गोलकीपर ने उस मैच में 11 सेव्स किए थे। उनका नाम क्या है, तो इमिलियानो मार्टिनेज। ठीक है। मिडफील्डर जो थे वहाँ अर्जेंटीना के, एंजो फर्नांडीज, उनको 93rd मिनट में बाहर भेज दिया था। ठीक है। अब 3 अवार्ड हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड तो रोड्री को मिला स्पेन के, सिल्वर बॉल मिला मेसी को, और ब्रॉन्ज बॉल जो है वो कलियन मबाप्पे को मिला। फिर गोल्डन बूट पे आते हैं तो कलियन मबाप्पे को मिला जिन्होंने 10 गोल किए और 4 असिस्ट किए। ठीक है। लास्ट जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें अर्जेंटीना जीती थी, उसमें भी ये गोल्डन बूट अवार्ड कलियन मबाप्पे को ही मिला था। तो ये पहले ऐसे बन गए जिन्हें बैक टू बैक गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। और गोल्डन ग्लव किसको मिला, तो उनाई सिमोन को। यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला, तो पाउ कुबारसी को। ठीक है। और फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को गया, नीदरलैंड को। ठीक है। इस समय स्पेन के पास मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप और फीमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप दोनों के टाइटल हैं। तो ये पहला ऐसा नेशन है जो एक साथ दोनों टाइटल होल्ड कर रहा है। तो हमारी करंट अफेयर आज यहाँ पे समाप्त। कल मिलते हैं, तब तक आप इसको पढ़ो, पिछले वाले को रिवाइज करो, कीप वर्किंग हार्ड।